नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खुलेगा, किस किस की क्लास लगेगी। पाठशाला में आज एक और शीश महल खुलने वाला है, आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। 30 लाख का टीवी, 40 कमरे घर के अंदर, होश उड़ाने वाला एक और शीश महल आज आपको दिखाने जा रहा हूं। 30,000 रुपए घर लाकर करोड़ों का शीश महल बनाने वाला फॉर्मूला क्या है वो भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा केरल स्टोरी और बागेश्वर सरकार दोनों का दुश्मन कैसे एक ही निकला, आज उसके बारे में बताऊंगा। केरल स्टोरी बैन करने वाली ममता सरकार की सुप्रीम कोर्ट ने कैसे क्लास लगाई, उसकी एक एक डिटेल दूंगा। कर्नाटक में जिन ईवीएम से चुनाव हुआ, जिसका कल नतीजा आना है, क्या उन ईवीएम से खेला हुआ, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। इसके अलावा खबर होगी पाकिस्तान से, बुशरा बीबी ने कौन सा मंत्र फूका जो इमरान रिहा हो गए। इमरान को पाकिस्तान की फौज के चंगुल से बुशरा बीबी के तंत्र मंत्र ने बचाया क्या? पाकिस्तान में इमरान ने जो कर दिया उसके पीछे की कहानी आपको बताऊंगा। और वो चमत्कारी कार जिसे चलाना बच्चों का खेल है, एक ऐसी कार जिसका टायर कभी पंचर नहीं होता। लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। दिल्ली की चुनी हुई सरकार और एलजी की लड़ाई एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। केजरीवाल सरकार ने आरोप लगाया है कि एलजी ने सर्विसेज सेक्रेटरी के ट्रांसफर की फाइल रोक दी। अब दिल्ली सरकार कह रही है कि भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला है, क्योंकि एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली में पोस्टिंग और ट्रांसफर का अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेगा। जिसके बाद केजरीवाल सरकार ने सर्विसेज सेक्रेटरी आशीष मोरे के ट्रांसफर का आदेश जारी कर दिया। वाराणसी के ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने पुरातत्व विभाग को ज्ञानवापी परिसर में मौजूद जो शिवलिंग जैसी आकृति है, उसके साइंटिफिक सर्वे का आदेश दे दिया है, जिसकी मदद से यह पता लगाया जा सकेगा कि हिंदू पक्ष जिसे शिवलिंग बताता है, दावा करता है, वो कितना पुराना है। इससे पहले वाराणसी की जिला अदालत ने कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज कर दिया था। 16 मई 2022 को ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने से कथित शिवलिंग मिला था। अडानी हिंडनबर्ग केस में जांच के लिए सेबी को और 3 महीने का वक्त मिल गया है। सेबी ने इस मामले की जांच के लिए और 6 महीने का वक्त मांगा था। इस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच के लिए 6 महीने का वक्त बहुत ज्यादा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 15 मई को होगी। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के शेयर्स में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए अपनी रिपोर्ट जारी की थी। अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिन के दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे। पीएम मोदी ने राज्य को 4,400 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी और शहरी और ग्रामीण इलाकों में पीएम आवास योजना के तहत बने 19,000 लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपी। प्रधानमंत्री ने अखिल भारतीय शिक्षा संघ के अधिवेशन में भी हिस्सा लिया। सीबीआई ने एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज कर लिया। समीर वानखेड़े ने 2 साल पहले शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कथित क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया। आरोप है कि वानखेड़े ने इस केस में आर्यन खान को न फंसाने के लिए 25 करोड़ की रिश्वत मांगी, जिसकी जांच के लिए सीबीआई ने मुंबई में समीर वानखेड़े के घर पर छापेमारी भी की। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला में एक और शीश महल का चैप्टर, 30 लाख का टीवी जिसमें लगा हो, 40 कमरे, आपके होश उड़ाने वाला एक और शीश महल आज खुलेगा। 30,000 रुपए की सैलरी में करोड़ों का शीश महल तैयार कर लेने का फॉर्मूला क्या है, आज सबसे पहले इसी का चैप्टर। अरविंद केजरीवाल जी का शीश महल तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देश भर में केजरीवाल जी के शीश महल की चर्चा भी है, लेकिन आज हम एक और शीश महल आपको दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह के हालात दुनिया भर में पिछले 1 साल में बने हुए हैं और उन हालात में आम आदमी के सामने चुनौतियां हैं कई तरह की, उसके बीच भी कोई करोड़ों का शीश महल खड़ा कर देता है तो सवाल तो उठेंगे। क्योंकि आम लोगों के सामने तो कमाई की टेंशन है, अच्छी तरह से घर परिवार चलाने की चुनौती है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां लोग एक वक्त का खाना छोड़ दे रहे हैं, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है उनसे, और यहां इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए पैसे जैसे पेड़ों पर उग रहा है।
काली कमाई के करोड़ों रुपए हैं ये, जो कभी पेड़ों पर छुपाए जाते हैं। कोई पेड़ पर पैसे टांग रहा है तो कभी घर में छुपाकर नोटों की गड्डियां सजा दी जाती हैं। ये तस्वीर देखिए, आम आदमी क्या करता है, सूटकेस लेकर निकलता है तो उसमें कपड़ा ठूस ठूस के रखता है। प्लेन से जाता है तो सोचता है कितना ही कपड़ा रखें कि कहीं जो है वो ज्यादा वहां पैसा ना लग जाए। और यहां नोटों की गड्डियां देखिए आप, 20 करोड़ रुपए का कहीं कैश मिल रहा है, कहीं पेड़ पे लटका हुआ कैश मिल रहा है, कहीं ऐसा लग रहा है जैसे नोटों की गड्डियों से गद्दा बना दिया गया है, उसी पे सोया जा सकता है। यह भी इस देश में चल रहा है और इस काली कमाई की जैसे कोई सीमा ही नहीं दिखती। आज हम आपको ऐसा ही एक केस बताने जा रहे हैं जिसमें 30,000 रुपए की सैलरी वाले ने घर के लिए 30 लाख का टीवी भी खरीद लिया। 30,000 की सैलरी और घर में टीवी 30 लाख का। एक टीवी 30 लाख का भाई, 10 टीवी नहीं कह रहा हूं। विदेशी नस्ल के कुत्ते पाल लिए जो बड़े महंगे आते हैं, लग्जरी गाड़ियां खरीद ली, 40 कमरों का शीश महल एक तरह से तैयार कर लिया। और शीश महल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शीश महल आज की डेट में प्रतीक बन गया है, सिर्फ भव्य और आलीशान होने का नहीं बल्कि जनता के पैसे को हवा में उड़ा देने का प्रतीक बन गया है शीश महल। इसलिए हम इसे भी शीश महल कह रहे हैं। आप सोचेंगे कि मैं क्या मजाक कर रहा हूं, 30,000 रुपए महीने की इनकम में यह सब कैसे हो सकता है, शीश महल कैसे बन सकता है? 30,000 रुपए महीने की कमाई में कैसे कोई महलनुमा बंगला बना सकता है? आज मैं आपको इन नोट की गड्डियों का किस्सा भी बताऊंगा, अलग कहानी है वो। जहां पेड़ में नोट टंगे मिले वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले कैसे कोई लाखों की लग्जरी गाड़ी खरीद सकता है 30,000 की सैलरी में, कैसे विदेशी नस्ल के महंगे कुत्ते पाल सकता है, आज इसके बारे में बात करूंगा। यह खबर मध्य प्रदेश से आई है। मध्य प्रदेश में ऐसी एक महिला सरकारी कर्मचारी का पता चला जिसकी सैलरी 30,000 रुपए महीना थी। सरकारी कर्मचारी, 30,000 की सैलरी, और उसने शानदार बंगला बनवा लिया। उसके बंगले में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं। मैडम की अमीरी का जलवा ऐसे समझिए कि 30,000 रुपए महीने की कमाई में 30 लाख रुपए का एक एलईडी टीवी खरीदा गया। यह सब कैसे हुआ, अब मैडम का क्या हाल है, यह आज आपको विस्तार से बताऊंगा। अजब मध्य प्रदेश के इस गजब कर्मचारी के बारे में आपको बताना शुरू करता हूं, जिस पर आरोप है कि 30,000 की सैलरी में भी करोड़ों की संपत्ति खड़ी थी। मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में असिस्टेंट इंजीनियर थी हेमा मीणा। अब तो इनको हटा दिया गया, भाई इतना सब कुछ हो जाने के बाद रखेगा कौन। लेकिन हेमा मीणा ने पिछले 13 साल से नौकरी की और आरोप है कि इस दौरान करोड़ों की जायदाद खड़ी कर दी। हेमा मीणा के बंगले पर लोकायुक्त की टीम ने जब छापा मारा और वहां से जो मिला वो बहुत हैरान करने वाला है। लोकायुक्त टीम भी हैरान रह गई कि आखिर 30,000 रुपए कमाने वाली इंजीनियर ने यह सब कैसे खड़ा किया होगा। हेमा मीणा ने भोपाल से लगभग 19 किलोमीटर दूर बिलखिरिया इलाके में काली कमाई से अपना महल खड़ा किया। मामूली सरकारी कर्मचारी जो संविदा पर था, यानी कॉन्ट्रैक्ट पर, परमानेंट एम्प्लॉय भी नहीं, उसने कैसे शीश महल खड़ा किया आप सोचिए। अब कुछ लोग यहां दिल्ली वाले शीश महल से कंपेयर करेंगे तो उतना भव्य तो नहीं दिख रहा। भाई भव्यता की बात नहीं है, जनता के पैसे के गलत मिसयूज की बात है। हेमा मीणा का बंगला इतने बड़े इलाके में फैला है, आप सोचिए कि उसके अंदर एक फैक्ट्री बन सकती है। इतना बड़ा घर है, इतने बड़े एरिया में घर है कि उसके अंदर फैक्ट्री बन जाए, और सैलरी 30,000 रुपए। हेमा मीणा का बंगला कई हिस्सों में बटा हुआ है। इसमें घर अलग बना हुआ है, सामान रखने के लिए 2-3 गोदाम बने हुए हैं, जानवरों को रखने के लिए अलग से जगह है, विदेशी कुत्तों के लिए शानदार शेल्टर हाउस बना हुआ है, बंगले की छत पर सोलर पैनल लगे हुए हैं। वो सब अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन देखते जाइए हेमा मीणा का बंगला कितने बड़े इलाके में फैला है। उसका सैटेलाइट इमेज आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर देखिए आप, इतना बड़ा भव्य घर है, और इसीलिए हम इसको शीश महल बता रहे हैं ताकि लोग जो है वो कनेक्ट कर सकें। इस मैप में हेमा के बंगले और उसके पूरे परिसर को देखा जा सकता है। आगे की तरफ बंगला है, डेयरी भी है घर के अंदर,
गराज है, पीछे गायों और कुत्तों को रखने के लिए शेल्टर हाउस बना हुआ है। पहले आपको बता देता हूं कि हेमा मीणा का बंगला कितना खास है और वहां से अब तक क्या क्या मिल चुका है। ये जो मध्य प्रदेश वाला आम आदमी का शीश महल है, ये 20,000 स्क्वायर फीट में बंगला है, 20,000 स्क्वायर फीट में, और इसमें 40 कमरे बताए जा रहे हैं। देखभाल के लिए 20 से ज्यादा कर्मचारी हैं। जो खुद सरकारी कर्मचारी थी 30,000 की सैलरी पर, उनके यहां तो 20 से ज्यादा कर्मचारी बताए जा रहे हैं। इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा घर का एरिया है कि कर्मचारियों से वॉकी टॉकी से बात करनी पड़ती है, क्योंकि आदमी जाएगा बुलाने तो वहीं पर जो है वो थक के गिर जाएगा। कितना बार आएगा जाएगा, तो वॉकी टॉकी रखा हुआ है। बंगले में जैमर भी लगाया गया है। गाड़ियों के लिए बड़ा सा गैराज है, गैराज मतलब जहां गाड़ियां पार्क होती है। खेती के उपकरण हैं, विदेशी नस्ल के 100 कुत्ते हैं। सोच रहे हैं रईसी, 100 कुत्ते विदेशी नस्ल के, एक दो नहीं। अच्छी नस्ल की 36 गाय है। एक बड़ी डेयरी बनी हुई है। यहां आदमी को प्योर दूध नहीं मिल रहा, दिल्ली एनसीआर में, वहां 36 गाय अपनी पाल रखी है। लाखों रुपए के सरकारी उपकरण भी मिले। यह हाल है 30,000 रुपया महीना कमाने वाले सरकारी कर्मचारी। हेमा मीणा ने यह बंगला अपने पिता के नाम पर बनवाया था और इसकी लागत 1 करोड़ रुपए आई थी। इसके अलावा हेमा मीणा ने और भी कई जगहों पर संपत्ति खरीदी। उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। आपको हेमा मीणा के बंगले से मिला महंगा टीवी दिखाता हूं पहले, जिसे देखकर छापा मारने गए लोग भी चौंक गए। हेमा मीणा के बंगले से एलजी का 88 इंच का ओलेड टीवी मिला है, और इसकी कीमत देखिए कितनी लिखी है। जीरो काउंट करते जाइए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी एमआरपी लिखी हुई है इसके डब्बे पर 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए सैलरी, 30,000 रुपए, टीवी खरीदा 30 लाख रुपए वाला। इसमें कहा जाता है कि ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है जैसा पिक्चर आप टीवी पे नहीं देखते हैं। आंखों के सामने में ऐसा लगेगा कि हीरो हीरोइन सामने में मौजूद है। नॉर्मल जो फुल एचडी टीवी का रेजोल्यूशन होता है वो 1920 गुना 1080 होता है पिक्सल, जबकि एलजी का ये 30 लाख रुपए वाला टीवी 7,680 गुना 4,320 पिक्सल रेजोल्यूशन का पिक्चर क्वालिटी देता है। हालांकि हेमा मीणा इस टीवी का आनंद ले पाती उससे पहले ही लोकायुक्त का छापा पड़ गया। 30,000 रुपए महीने की सैलरी में असिस्टेंट इंजीनियर हेमा मीणा ने विदेशी नस्ल के 100 कुत्ते भी पाल रखे। अब जरा उनकी तस्वीरें देखिए, और कुत्तों के रहने के लिए खास इंतजाम भी किया गया। हेमा मीणा के बंगले के कंपाउंड में ही ये कुत्ते रहते थे। अब इतना बड़ा घर है तो कहीं कुत्ते भी रह जाएंगे। इन कुत्तों के लिए बकायदा अलग से कर्मचारी लगाए गए थे जो सिर्फ कुत्तों के ही देखभाल करते थे। हेमा मीणा ने अपने कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी थी कि कुत्तों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। हेमा मीणा ने पिटबुल पाल रखा था, जो बड़ा खतरनाक कुत्ता नहीं होता, वो पिटबुल भी था, महंगा आता है। जर्मन शेफर्ड, डोबरमैन, लैब्राडोर जैसे डॉग्स पाल रखे। इनकी देखभाल करने में अच्छा खासा पैसा खर्चा होता होगा, लेकिन था, चल रहा था। हेमा मीणा के बंगले में कुत्तों के लिए जो शेल्टर हाउस बनाया गया, अब जरा उसकी तस्वीर देखिए। ये इतना बड़ा हिस्सा कुत्तों का शेल्टर हाउस है। विदेशी नस्ल के कुत्तों का शेल्टर हाउस इतना बड़ा है जितने में आराम से बड़ा सा घर बन सकता था। ये देखिए, कुत्तों के लिए एक तरीके से बाहर निकल के टहलने के लिए जगह बनी हुई। इतने बड़े एरिया में कुत्तों का शेल्टर हाउस है भाई। 30,000 की सैलरी वाली मैडम का, इतने में तो कितनों का फ्लैट बन जाता। कुत्तों के लिए लाइन से शेल्टर हाउस बने हुए हैं, इसमें कुत्तों को रखा जाता है। ये शेल्टर हाउस इतने बड़े हैं कि कुत्ते इसमें घूम सकते हैं। नहाने और खाने की भी व्यवस्था यहीं थी। इस बंगले में लोकायुक्त की टीम को एक डेयरी भी मिली। हेमा मीणा ने अपने बंगले में एक डेयरी बना रखी थी जहां अलग अलग नस्ल की करीब 36 गायें मिली, 36। इन गायों का दूध बेचकर भी हेमा मीणा की कमाई होती थी। गायों की देखभाल के लिए अलग से स्टाफ भी रखा गया था। लेकिन भाई, गायों की कमाई तो बाद में होगी, गाय खरीदने के लिए पैसा कहां से आया, सवाल यह है, जिसकी सैलरी 30,000। हेमा मीणा को महंगी गाड़ियों का भी शौक था। जब इतनी बेहिसाब कमाई हो तो महंगी गाड़ियां क्या चीज है भाई। हेमा के बंगले से
थार समेत 10 महंगी गाड़ियां मिली, कुछ गाड़ियों के कागज भी मिले, बंगले के अंदर 2 ट्रक भी मिला, एक टैंकर भी मिला, ट्रैक्टर भी मिल गया है। मतलब क्या नहीं है इस शीश महल में भाई। अगर 30,000 रुपए की सैलरी में ये सब आ सकता है तो लोग कहेंगे यही 30,000 वाला दो यार, छोड़ो लाखों की नौकरी, 30,000 ही बेटर है। लेकिन 30,000 बेहतर नहीं है, क्योंकि ये 30,000 की कमाई का नतीजा नहीं है। हेमा मीणा ने अपने बंगले की सुरक्षा भी बहुत सख्त की थी। कहा जाता कि बिना हेमा मीणा की इजाजत के कोई अंदर नहीं घुस सकता था। आप सोचिए ना भाई, कहा जा रहा है जैमर लगा हुआ है। जैमर क्या होता है? वो मशीन होती है जिससे अगर आप आसपास के रेंज में तो आपका मोबाइल काम नहीं करेगा। कौन अपने घर में जैमर लगाता है भाई? तो जब लोकायुक्त की टीम अंदर जाने वाली थी तो वो कैसे जाते? क्योंकि परमिशन नहीं मिलती और उनको अंदर जाके रंगे हाथ पकड़ना था। तो उन्होंने चाल चली। सूत्रों के मुताबिक लोकायुक्त की टीम सुबह 6 बजे वो हेमा मीणा के बंगले पर पहुंच गई। सुबह 6 बजे बंगले के कर्मचारियों ने टीम को अंदर जाने से रोक दिया। तो लोकायुक्त की टीम ने यह नहीं बताया कि हम लोकायुक्त की टीम है। उन्होंने कहा कि हम पशुपालन विभाग से आए और बंगले की छत पर जो सोलर पैनल लगा है उसको चेक करना है। इसके बाद कर्मचारियों को लगा अच्छा ठीक है, सोलर पैनल चेक करना है, जाओ कर लो। तो उन्होंने लोकायुक्त की टीम को अंदर जाने दे दिया। बंगले के अंदर हेमा मीणा को टीम ने रेड के बारे में बताया। अंदर पहुंचने के बाद, हेलो मैडम, हम आए हैं रेड मारने। हेमा मीणा को एक कमरे में बिठा दिया गया और टीम ने जांच शुरू। लोकायुक्त की टीम के साथ राजस्व और पशुपालन विभाग की टीम ने भी जांच की। कुल 50 से ज्यादा कर्मचारियों ने हेमा मीणा के बंगले की तलाशी। आपको सुनवाता हूं कि छापा मारने वाले अधिकारियों ने क्या क्या बताया। हेमा मीणा है जो सहायक यंत्री हैं, सहायक उपयंत्री हैं इनकी पुलिस हाउसिंग बोर्ड में जी। इनके खिलाफ 2020 में एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें लेखता की इनके द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई है। चूँकि ये संविदा के पद पर हैं और इनका वेतन काफ़ी कम है, तो उसमें एक जांच प्रकरण लोकायुक्त कार्यालय में दर्ज किया गया और उसमें जांच की गई मेरे द्वारा, और ये पाया गया कि जो इनके द्वारा ये जिस जगह पे आप अभी देख पा रहे हैं, ये पूरा सेटअप इनने इनके फादर के नाम परचेज़ करके बनाया है। और उसके बाद इन्होंने बहुत सारी एग्रीकल्चर लैंड्स भी परचेज़ की हैं और साथ में इन्होंने कई सारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स परचेज़ किए हैं। इनकी जो सैलरी थी उसके प्रोपोर्शनेट में सैलरी के अलावा जो भी इनको लोन या वैध आय जो प्राप्त हुई उसको कंपेरेटिवली जब एनालाइज किया गया तो लगभग 332% इनकी जो संपत्तियां थी वो उससे आय से अधिक पाई गई। अब तक की जांच के मुताबिक हेमा मीणा के पास से 7 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता चल गया। भोपाल में, रायसेन, विदिशा में जमीनों के दस्तावेज मिले, खेती के लिए हार्वेस्टर मिल गया, धान बुआई मशीन की खरीद के लिए डॉक्यूमेंट मिले, पुलिस हाउसिंग बोर्ड का सरकारी सामान भी मिल गया, रोटी बनाने की 2.5 लाख रुपए की मशीन मिली है भाई। ये तो ऐसा लग रहा है कि ओरिजिनल शीश महल को टक्कर देने का इनका प्लान था। वहां 4 लाख के कमोड जिसकी चर्चा देश भर में है, और अब ये 2 लाख 2.5 लाख रुपए की रोटी बनाने की मशीन, अभी तो लगता है इसकी चर्चा देश भर में होगी। ये तो शुरुआती आकलन है। हेमा मीणा ने पिछले 13 साल में कितनी संपत्ति बनाई, इसकी जांच अभी चल ही रही है। अभी हेमा के बैंक लॉकर्स, गहनों और जब्त हुए डॉक्यूमेंट्स की भी जांच की जाएगी और उसके बाद इस इंजीनियर के और राज खुल सकते हैं। हेमा मीणा पिछले 13 साल से असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर काम कर और उनकी सैलरी 30,000 रुपए महीना थी। अगर मान लें कि हेमा मीणा की नौकरी की शुरुआत ही 30,000 रुपए से हुई थी, हालांकि ऐसा होता नहीं है, बढ़ती है सैलरी, लेकिन चलिए हम मान लेते हैं कि 30,000 रुपए से ही शुरू किया और उन्होंने 1 रुपया भी मान लीजिए खर्च ना किया। थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि उन्होंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, सारा पैसा बचा लिया, तो उसके हिसाब से हेमा मीणा की कमाई जो है वो अगर आप देखेंगे, सैलरी कितनी हमने बताई 30,000, चलिए डे 1 से माना कि आपको 30,000 दे रहे, ठीक है, तो 1 साल में कितनी कमाई हो जाएगी कि अगर 1 रुपया भी खर्च नहीं कर रहे, ऐसा असंभव है। इतने कुत्ते पाल रहे हैं, इतना सामान खरीद लिया, खाना भी खाएंगे, कुछ तो करेंगे, कुछ तो कर, लेकिन हमने वो भी नहीं किया। हमने कहा 30,000 का 30,000 बचा लिया, तो 12 महीने इंटू 30,000 30K इज इक्वल टू 3,60,000 रुपया
सालाना इनकी सैलरी बनी, सारा पैसा मान लीजिए इन्होंने बचा लिया, कोई पैसा खर्च नहीं किया। तो 13 साल में इनके पास कितना होना चाहिए? 46,80,000 रुपए इनके पास जमा होने चाहिए। 46,80,000, सारा पैसा बचा लिया, 1 रुपया भी खर्च नहीं किया था। जबकि जो छापे पड़े, छापे में संपत्ति कितने की मिली है? संपत्ति मिली है 7 करोड़ की। 7 करोड़ की संपत्ति कहां से आई बॉस? 13 साल में पैसा सारा बचा लिया, तब भी 46 लाख रुपया बनता है। ये 7 करोड़ रुपया कहां से आए संपत्ति खरीदने के लिए? जो वो कह रहे थे भाई साहब 332% ज्यादा है। तो 7 करोड़ का सामान खरीदे तो 6 करोड़ 6.5 करोड़ रुपए कहां से लाए? आय से अधिक संपत्ति के केस नए नहीं हैं। लगातार एजेंसियां सरकारी कर्मचारियों के ठिकानों पर शिकायत मिलने के बाद रेड मार रही हैं। इसी महीने 2 मई को सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिल्ली, गाजियाबाद समेत 19 जगहों पर छापे मारे थे। सीबीआई ने यह छापेमारी जल शक्ति मंत्रालय के तहत आने वाली वैपकॉस वाटर एंड कंसल्टेंसी के पूर्व सीएमडी राजेंद्र कुमार गुप्ता के ठिकानों पर मारे। दिल्ली और चंडीगढ़ में राजेंद्र गुप्ता के ठिकानों से 10-10 करोड़ रुपए कैश मिला, जिसके बाद सीबीआई ने राजेंद्र गुप्ता और उनके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। देख रहे हैं, नोटों की गड्डियां देख रहे हैं। आदमी अगर देख ले ये कहीं पे तो वह पहले तो पागल हो जाए शौक में कि बाप रे, इतना पैसा आम आदमी देख सकता है। इसी तरह से कर्नाटक चुनाव से पहले 3 मई को कांग्रेस प्रत्याशी के भाई के घर इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने मैसूर में सुब्रमण्यम राय के घर छापा मारा था। सुब्रमण्यम राय पुत्तूर से कांग्रेस उम्मीदवार अशोक कुमार राय के भाई हैं। सुब्रमण्यम राय ने आम के पेड़ पर एक प्लास्टिक में लपेटकर पैसे टांग कर रखे। नोटों को पेड़ से निकालकर गिना गया तो करीब 1 करोड़ रुपए निकले। बताइए, पेड़ पे 1 करोड़ रुपया लटका हुआ। आदमी जाएगा आम खाने, कहेगा अरे इतना में कितना आम आ जाएगा। तो ये इस देश में कई भ्रष्टाचार के केसेस सामने आते जा रहे हैं, और इसलिए हमें लगा कि आपको मध्य प्रदेश वाले शीश महल के बारे में भी बताना चाहिए। ये भी जनता के पैसे का ही दुरुपयोग है भाई। 30,000 की सैलरी और खड़ा कर दिए शीश महल। पाठशाला में अब द केरला स्टोरी और बागेश्वर सरकार का चैप्टर, दोनों का दुश्मन कैसे एक ही निकला। बंगाल में केरल स्टोरी को बैन करने वाली ममता बनर्जी सरकार की कैसे सुप्रीम कोर्ट ने क्लास लगाई, उसकी डिटेल बताऊंगा। कैसे बिहार में बागेश्वर सरकार का विरोध करने वालों की क्लास आम महिलाओं और आम लोगों ने लगा दी है, इसकी भी बातें बताऊंगा। पिछले कई दिनों से कुछ लोग फिल्म केरला स्टोरी के पीछे पड़े हुए। इन्हें केरला स्टोरी दिखाए जाने से दिक्कत है, और सिर्फ फिल्म की बात नहीं है, इन्हें हर उस चीज से दिक्कत होती है जो इन्हें पसंद नहीं आती। ऐसे तो ये लोग दिन भर लोकतंत्र 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 की हत्या हो रही है, नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया वो कर दिया गाना गाते, लेकिन इन लोगों को जो चीज पसंद ना आए, जो इनके एजेंडे पर फिट नहीं बैठती, फिर चाहे वो फिल्म हो या कुछ और, ये तो उसको बैन ही करने पर आ जाते हैं भाई। जैसे केरला स्टोरी को नफरत फैलाने वाली फिल्म बताकर बंगाल में उसे बैन कर दिया गया, वैसे ही बागेश्वर सरकार को नफरत फैलाने वाला बताकर बिहार में बैन करने का प्रयास हो रहा है, विरोध का माहौल बनाया जा रहा है। ऐसे लोगों को केरला स्टोरी पसंद नहीं आती, ना ही बागेश्वर सरकार जैसे बाबा पसंद आते हैं। इनके हिसाब से फिल्में वही बननी चाहिए जो इनकी विचारधारा से मेल खाती हो, जो इनको ठीक लगती हो, और साधु संत वैसा ही बोले जो इनको पसंद आता हो, इनको सूट करता हो। यह कैसा आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है बॉस? और जो चीज आपको पसंद नहीं आएगी उसके खिलाफ ये अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर देते हैं कि नहीं, इसको तो रोकेंगे, कैसे चला जाएगा। जैसे आप पश्चिम बंगाल का उदाहरण देखिए। बंगाल में केरला स्टोरी के साथ क्या किया, पिक्चर लगे हुए 3 दिन हो गए, तब याद आया बंगाल की सरकार को कि अरे पिक्चर को बैन कर देना चाहिए, नहीं तो यहां पर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। 3 दिन में नहीं बिगड़ा। तमिलनाडु में भी सिनेमा हॉल ये पिक्चर दिखा नहीं रहे, और एक तरह से सरकार प्रायोजित अघोषित बैन लगा हुआ है कहा जा रहा है। ये दोनों ही राज्य ऐसे हैं जहां विपक्ष की सरकार है। बंगाल में ममता बनर्जी का राज है, तमिलनाडु में डीएमके का राज, जो कांग्रेस की सहयोगी।
लेकिन आज दोनों राज्यों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी फटकार लगी। केरला स्टोरी फिल्म के निर्माता सुप्रीम कोर्ट चले गए, बंगाल में बैन हुआ तो, और उनकी फिल्म को बंगाल और तमिलनाडु में क्यों रोका जा रहा है, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, जरा इसको डिटेल से सुनिए। फिल्म पर बैन लगाने को लेकर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार से जवाब मांगा गया। सुप्रीम कोर्ट में दोनों सरकारों को बुधवार तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा। अगली सुनवाई 17 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों से यह जवाब इसलिए मांगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दोनों सरकारों की दलीलों से संतुष्ट नहीं था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यह जानना चाहता था कि जो फिल्म भाई पूरे देश में बिना दिक्कत के चल रही है, देश में कोई दिक्कत नहीं आ रही, उस फिल्म को दो राज्यों में आप एक तरीके से बैन कैसे कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इंटेलिजेंस इनपुट मिला है, जिसके मुताबिक फिल्म की वजह से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, अलग अलग समुदायों के बीच शांति भंग हो सकती है। लेकिन केरला स्टोरी के फिल्म निर्माता की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि भाई जिस दिन फिल्म रिलीज होनी थी उसी दिन तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिल्म के खिलाफ बयान दिया था कि यह फिल्म समुदाय के खिलाफ है और इसे दिखाने से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। राज्य में फिल्म 3 दिन बिना किसी दिक्कत के चलती भी रही, फिर राज्य सरकार ने इस पर बैन लगा दिया। अगर आपको पहले ही पता था कि फिल्म में दिक्कत है तो डे 1 बैन करते। 3 दिन बाद आपको पता चला कि अच्छा इससे इनपुट आ गया कि अरे इससे जो है लड़ाई हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाएगा। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल सरकार से तीखे सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये फिल्म तो पूरे देश में रिलीज हो गई, बंगाल देश के बाकी हिस्सों से अलग नहीं है। अगर देश के दूसरे राज्यों में फिल्म चल सकती है तो फिर पश्चिम बंगाल की सरकार इसे बैन क्यों कर रही है। भाई फिल्म देश के उन हिस्सों में भी चल रही है जहां पश्चिम बंगाल जैसी ही डेमोग्राफी है, लेकिन वहां तो कुछ नहीं हुआ, तो फिर इस फिल्म को चलने क्यों नहीं दिया जा रहा। जेन्युइन सवाल पूछ रहे हैं भाई कि अगर ऐसा इनपुट है लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए, लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ बंगाल में बिगड़ेगा, वहीं भावनाएं हाथ हो रही। कहा जा रहा है ये मुसलमानों के विरोध में फिल्म है, तो मुसलमान के देश में सिर्फ बंगाल में रह रहे हैं, यूपी में नहीं है। यूपी में तो चल रही है, बिहार में चल रही है, देश के दूसरे हिस्सों में चल रही है। सीजीआई ने कहा कि अगर लोगों को लगेगा कि फिल्म अच्छी नहीं है तो वो खुद ही नहीं देखेंगे, आप क्यों तय कर रहे हैं कि फिल्म देखना है कि नहीं देखना है। ये सवाल लोग भी पूछ रहे हैं। अब आप ये देखिए कि किस मनमाने तरीके से द केरला स्टोरी फिल्म को बंगाल में बैन किया गया। क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूं, जो ये फिल्म आई द केरल स्टोरी, ये रिलीज कब होती है आप देखिए, 5 मई को रिलीज होती है। ठीक है, पूरे देश में रिलीज हुई तो बंगाल में भी हो गई। 8 मई को बंगाल में बैन होती है। भाई 3 दिन आपको समझ में नहीं आया कि इसको बैन करना नहीं करना, इससे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, जबकि आप तो डे 1 कह दिए थे कि भाई ये फिल्म जो है वो एजेंडे की फिल्म है। फिल्म बैन करने के पीछे कानून व्यवस्था का हवाला दिया गया। ये तर्क का दिया जा रहा है कि इंटेलिजेंस इनपुट है। अगर इंटेलिजेंस इनपुट था तो फिल्म को सुरक्षा देनी चाहिए थी, या फिर पहले ही दिन से रिलीज ना करने देते। लेकिन फिल्म रिलीज होने से लेकर यानी 5 मई, 6 मई, 7 मई, 3 दिन फिल्म आराम से चलती रही। बंगाल में फिल्म की वजह से कोई हिंसा या कानून व्यवस्था बिगड़ने की भी खबर नहीं आई। अगर फिल्म से वैमनस्यता फैल रही थी तो 5 से 8 मई के बीच में बंगाल में कहां हंगामा हुआ, कुछ बताइए। फिर अचानक इनको चौथे दिन फिल्म पर बैन लगा देना था। अब आप ये सोचिए कि 8 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिल्म पर बैन लगाने का ऐलान किया। ममता बनर्जी का कहना था कि उन्हें आशंका है कि द कश्मीर फाइल्स और द केरल स्टोरी के बाद अब बंगाल फाइल्स बनाने की भी तैयारी की जा रही है। बीजेपी इसकी फंडिंग कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि केरल के बाद अब बंगाल को निशाना बनाया जाएगा। उन्हें पता है कि बंगाल की फाइलें भी तैयार की जा रही। अगर यह फिल्म बंगाल में चलती रही तो राज्य का सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है। इन लोगों ने पहले कश्मीर के लोगों का अपमान किया, अब केरल के लोगों का कर। अरे भैया, केरल के लोगों की आपको ज्यादा चिंता हो रही है, आप बंगाल के लोगों की ना चिंता कीजिए। और आपको केरल में जो हो रहा है 1 केस हो 2 केस हो, उन लड़कियों की चिंता नहीं है। केरल की भावनाएं आहत हो जाएंगी इसकी चिंता है।
ममता बनर्जी ये तर्क दे रही हैं कि इस फिल्म से केरल के लोगों का अपमान हो रहा है, जबकि केरल में तो ये फिल्म बैन नहीं हुई। तो जिनका अपमान हो रहा है वहां लोग फिल्म देख ले रहे हैं, और बंगाल में ये बैन कर दे रही है कि वहां केरल के लोगों का अपमान हो रहा है। वाह भाई, गजब चल रहा है। जबकि केरल में इनके विरोधी लेफ्ट की सरकार है। भाई केरल की सरकार ने विरोध किया, नहीं हुआ फिल्म बैन, नहीं हुई फिल्म बैन, तो फिल्म चल रही है ना भाई, बैन तो नहीं लगा दिया। लेकिन ममता बनर्जी इस फिल्म से इतनी आहत हो गई कि उन्होंने बैन ही लगा दिया। जबकि केरल हाईकोर्ट ने क्या तक कहा था, यह फिर से आपको याद दिलाता हूं। केरल हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर फिल्म से किसी को आपत्ति होनी चाहिए तो आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन को होनी चाहिए, क्योंकि फिल्म में किसी धर्म के खिलाफ नहीं, आईएसआईएस के खिलाफ बोला गया। बंगाल की तरह तमिलनाडु में केरला स्टोरी पर सीधे बैन नहीं लगाया गया। वहां पर सिनेमा हॉल वाले ने ही इस फिल्म को न चलाने का फैसला किया। यह एक तरह से अघोषित बैन बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर भी सुनवाई हुई तो तमिलनाडु सरकार के वकील ने दलील दी कि तमिलनाडु में फिल्म पर कोई बैन नहीं, लेकिन फिल्म निर्माता की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि तमिलनाडु में फिल्म पर अघोषित बैन है, क्योंकि जो सिनेमा हॉल में फिल्म को दिखा रहा है उन्हें धमकाया जा रहा है, जिस वजह से सिनेमा हॉल में फिल्म ही नहीं दिखाई जा पा रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा कि हम राज्य सरकार से यह जानना चाहते हैं कि आपने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। जब सिनेमा हॉल पर हमले हो रहे हैं, सिनेमा हॉल के अंदर घुसकर कुर्सियों को जलाया जा रहा हो, तो राज्य सरकार इससे मुंह नहीं मोड़ सकती। सुरक्षा देना आपकी जिम्मेदारी है, यह सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाना पड़ रहा है। द केरला स्टोरी को बैन करने को लेकर बंगाल सरकार के फैसले पर आज चीफ जस्टिस इंडिया ने जो अहम बात कही वो ये थी कि लोगों को तय करने दीजिए कि फिल्म कैसी है। अगर अच्छी लगेगी तो लोग देखेंगे, नहीं अच्छी लगेगी नहीं देखेंगे। फिल्म की कमाई के आंकड़े क्या कह रहे हैं आप देख लीजिए, लोगों को पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। जो द केरल स्टोरी की कमाई आपको बता दूं, द केरल स्टोरी की जो कमाई है वो 5 मई से 11 मई के बीच में 81 करोड़ 36 लाख रुपए की कमाई हो चुकी है। यानी करीब हफ्ते भर के अंदर 81 करोड़ रुपए फिल्म कमा चुकी है। भाई अगर पूरे देश में फिल्म चल रही है और लोगों को पसंद आ रही होगी तभी ना लोग जाके देख रहे हैं। कोई बड़े स्टार कास्ट की फिल्म थोड़ी है कि लोग चले गए कोई अच्छा गाना देखने के लिए। लोग माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो रही है, लोग कह रहे हैं कि भाई जाओ जाओ देखो देखो वहां पर अच्छी फिल्म लगी हुई है, तभी ना लोग जा रहे होंगे, वरना 80 करोड़ हवा में आ गए। तो जिसने फिल्म बनाई उसका नुकसान वो राज्य क्यों कर रहे हैं जिन्होंने फिल्म पर डायरेक्ट बैन या इनडायरेक्ट बैन लगाया हुआ है। फिल्म को बैन करने के बजाय एक बड़ा वर्ग तो यह मानता है कि ऐसी फिल्मों को प्रमोट करना चाहिए, जिससे जो सच दबाए जाते हैं वो सामने आ सके। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फिल्म को बैन कर रही हैं। वहीं यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी टीम को लेकर फिल्म दिखा रहे हैं। भाई यूपी में भी तो हर संप्रदाय के लोग हैं, वहां भावनाएं नहीं भड़क रही। योगी राज में सब सेट रहता है, बंगाल में लोगों में वैमनस्यता हो जाएगी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट के साथ द केरला स्टोरी फिल्म देखी। ये देखिए बैठ के मुख्यमंत्री फिल्म देख रहे हैं। लखनऊ में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। फिल्म देखने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने फिल्म से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं भी दी। सरकार के साथ साथ कुछ छात्राएं भी हिस्सा बनी, उन्होंने भी पिक्चर देखी। पहली फीलिंग क्या आई पिक्चर को देख के? पहले तो ऑनरेबल सर के साथ हम लोगों ने मूवी देखी और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस मूवी में एक बहुत अच्छा मॉरल है लड़कियों के लिए स्पेशली, कि हम लोगों को किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने पेरेंट्स के सर्वेलेंस में रहना चाहिए, उनको हर चीज़ बतानी चाहिए। माहौल ख़राब हो रहा है, इससे ये सीख मिलती है कि लड़कियां एकदम ध्यान दें, किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें और अपने पेरेंट्स से बात पहले करें। क्या मैसेज मिला आपको? सबसे पहला मैसेज तो ये मिला कि सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे बैड एलिमेंट्स भी हैं जिन पे हम हमेशा ट्रस्ट कर लेते हैं, और बहुत बड़ी गलती हम ये करते हैं अपने माँ बाप से डिस्कस ना करके। अगर मूवी में जैसे दिखाया, अगर वो लड़की पहले ही डिस्कस कर लेती फर्स्ट स्टेज पे तो शायद उसके साथ ये नहीं होता जो हो रहा है। तो जागरूकता फैलाने वाली बहुत अच्छी फिल्म है ये। ब्लाइंडली ट्रस्ट तो बिल्कुल किसी पे नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि दिखाया गया कि इजीली लड़कियां कितनी जल्दी और कितने अच्छी तरीके से मैनिपुलेट हो गई। इनका ब्रेन वॉश इतने कायदे से किया गया कि वो मतलब कुछ भी कर सकती हैं। भाई लड़कियां बता रही हैं कि उनको फिल्म कैसी लगी, नहीं पसंद आती तो कहती कि नहीं पसंद आई। हमने आपको शुरू में बताया था कि इस देश में ऐसे कई लोग हैं जो हर उस चीज का विरोध करते जो उनके एजेंडे को सूट नहीं करते, फिर चाहे फिल्म हो,
या फिर वो बागेश्वर सरकार जैसे सनातन की बात करने वाले बाबा हों। बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का पटना में 5 दिन का कार्यक्रम होना है। इसके बारे में हम आपको पाठशाला में पहले भी बता चुके हैं। 5 दिन बागेश्वर सरकार पटना में हनुमंत पाठ करने वाले। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पहली बार बिहार की यात्रा पर, और बिहार में उन्हें सुनने के लिए हजारों लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जैसा हमने आपको बताया था कि बागेश्वर सरकार का बिहार सरकार के में मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप विरोध कर रहे हैं और प्राइवेट सेना तैयार कर ली। इसी विरोध में पटना में कुछ लोगों ने बागेश्वर सरकार के स्वागत में लगे पोस्टर्स को कई जगह पर फाड़ दिया। इससे जुड़े कुछ वीडियो भी वायरल हैं जिसमें बागेश्वर सरकार के स्वागत में लगे पोस्टर्स को फाड़ा जा रहा है। देखिए पोस्टर फाड़ा। बिहार में भले ही कुछ लोग बागेश्वर सरकार का विरोध कर रहे हो, लेकिन बड़ी संख्या में लोग उनके समर्थन में दिख रहे हैं। जहां बागेश्वर सरकार का दरबार सजा है, आज वहीं भव्य कलश यात्रा निकाली गई। पटना के आसपास नौबतपुर में आजकल मेले जैसा माहौल लगा हुआ है। यहीं पर बागेश्वर सरकार का दरबार सजा हुआ है। यहीं पर हजारों महिलाएं जमा हुई। कलश में गंगा जल भर भर कर गीत संगीत के साथ यात्रा निकल रही है। ये देखिए, ये बागेश्वर सरकार के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची महिलाएं। ये यात्रा बागेश्वर सरकार के कथा स्थल तक निकली। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं कलश लेकर जाती हुई दिखी। पूरा भक्तिमय माहौल था। कलश यात्रा के लिए कई पानी के टैंकर्स में गंगा जल भरकर लाया गया। फिर गंगा जल से कलश को भरा गया। कलश में गंगा जल को सिर पर उठाकर महिला श्रद्धालुओं ने पैदल यात्रा की। दावा किया जा रहा है कि बागेश्वर सरकार के इस 5 दिन के कार्यक्रम में 2.5 से 3 लाख लोग जुट सकते हैं। बागेश्वर सरकार का विरोध करने वालों की क्लास बिहार में आम लोग ही लगा दे रहे हैं। हमने पटना के कई लोगों से पूछा कि भाई ये बागेश्वर सरकार का तो विरोध हो रहा है, कहा जा रहा है ये तो नफरत फैलाते हैं। सुनिए पब्लिक क्या कह रही है। वो विरोध करके गलत कर रहे हैं। देखिए उनके आपसी दोनों भाई में राजनीति को लेकर के चर्चा होना है कि हम तेजस्वी जी की चर्चा होती है, इनकी चर्चा होती नहीं है, इसलिए उनका विरोध कर करके पूरे देश में चर्चा का विषय बनाना चाहते हैं, इसलिए चर्चा कर रहे हैं। आवाज जो आ रहे हैं तो उससे क्या दिक्कत है आप लोग को? हम लोग को बहुत खुशी है। अरे कम से कम तेज प्रताप जी भी उनसे जाकर के कुछ ज्ञान सीख ले कि कम से कम बिहार की जनता को मंत्री बने तो कुछ उनके लिए कल्याण कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा यहाँ आ रहे हैं और इसलिए राजनीति करने वाले कुछ लोग हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं, हनुमान जी की कथा का विरोध कर रहे हैं। इन लोग को माने शर्म से डूब मर जाना चाहिए कि अगर भारत की भूमि में, बिहार की भूमि में, सीता माई की भूमि में हनुमान जी की चर्चा होगी, इस बात का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। ये कितनी ओछी मानसिकता है, इस बात का सब लोग को समझना चाहिए, सिर्फ राजनीति के लिए। देखिए पहले तो उनको अपना धर्म लगता है हमको परिवर्तन कर लेना चाहिए। वो हिंदू होके, हिंदू सनातन होकर के भी और इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। अपनी सेना को कल शायद लगता उतारेंगे बाबा के विरोध में। अब देखे लेफ्ट राइट करा रहे, उसे क्या होगा? उनका खुद वोट बैंक गड़बड़ा जाएगा। हिंदू को हिंदू ही नष्ट करने में लगा हुआ है और इस तरह के हिंदुओं को हमको लगता है कि सब हिंदू समाज आने वाले समय में उनको नकार देगा कि हमारे आने वाले मंत्री हैं। वो लगता है कि आने वाले चुनाव में हमको लगता है कि उनको कोई नहीं वोट देगा, इसलिए क्योंकि हिंदू ही हिंदू होकर के हिंदू का विरोध करे तो हिंदू एक तरफ वोट गिराएगा ही। विरोध करने का तरीका, लाइमलाइट में आने का तरीका, दोनों में अंतर होता है। अब उनका शायद लाइमलाइट कम हुआ हो तो लाइमलाइट के चक्कर में बोल रहे होंगे। विरोध तो नहीं है। विरोध हो तो देखिए आने दे दीजिए, समय नज़दीक है, समझ में आ जाएगा समर भूमि और रण भूमि में क्या अंतर होता है। वो तो तैयार कर रहे हैं, सेना तैयार हो रहा है। अरे सेना तैयार होता है। पांडव 5 आदमी थे, कौरवों का पूरा सेना था। हम लोग पांडव हैं। पांडव की सेना की जरूरत नहीं है और पांडव के साथ खुद कृष्ण मौजूद हैं और जिसके साथ कृष्ण मौजूद हैं उसको युद्ध में कौन हरा सकता है? भाई सीधी सी बात है। क्या इस देश के नेता पब्लिक को समझते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता है क्या? फिल्म कौन देखनी है ये आप बताएंगे, बाबा किसको सुनना है ये आप बताएंगे। अरे भाई बाबा नफरत फैला रहे हैं, पब्लिक खुद रिजेक्ट कर देगी। दूसरे धर्म के लोग जो कहते हैं, क्या उनका ऐसा विरोध होता है? कई लोग कहते हैं कुछ उनके तो कार्यक्रम का कोई विरोध नहीं होता। वो आराम से घूम घूम के बोल रहे हैं बागेश्वर सरकार जा रहे हैं हनुमान जी की कथा सुनाने। अरे भाई कोई दिक्कत होगी, कुछ होगी तो केस कर दीजिएगा। कथा में भी पहले ही विरोध। लेकिन क्या है ना, हमने जो आपको बात पहले कही थी कि यहां कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हर चीज अपने एजेंडे के हिसाब से चाहिए। उसमें आप ये भी देखिए कि जिस कांग्रेस को कर्नाटक में ज्यादातर एग्जिट पोल जीतता हुआ बता रहे हैं, वो खुद ईवीएम का रोना रो रही है और ऐसे दावे कर रही थी जिन दावों को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। असल में कर्नाटक में वोटिंग से 2 दिन पहले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक चिट्ठी लिखकर ईवीएम पर चुनाव आयोग से जवाब मांग लिया था।
रणदीप सुरजेवाला का दावा था कि कर्नाटक चुनाव में पुराने ईवीएम इस्तेमाल हो रहे हैं और ये वही ईवीएम है जो कि साउथ अफ्रीका में चुनाव कराने के लिए भारत से भेजे गए थे। रणदीप सुरजेवाला के आरोपों पर चुनाव आयोग ने सारे तथ्यों को देखकर लिखित में जवाब दिया और कहा कि ईवीएम ना तो दक्षिण अफ्रीका भेजे गए थे और ना ही वो देश ईवीएम का इस्तेमाल करता है। चुनाव आयोग ने कहा कि जो ईवीएम कर्नाटक चुनाव में इस्तेमाल हो रहे हैं वो एकदम नए हैं भाई। चुनाव आयोग ने कहा कि कांग्रेस ने यह जानते हुए भी कि कर्नाटक चुनाव में नए ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा, इसके बावजूद भ्रामक आरोप लगाए। चुनाव आयोग ने कांग्रेस से पूछा कि यह सब जानने के बावजूद किन तथ्यों के आधार पर अफवाह फैलाई गई, इसकी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा कि भाई आप साउथ अफ्रीका के वेबसाइट पे ना चले जाइए, इलेक्शन कमीशन के वहां के, वो लोग ईवीएम से वोट ही नहीं डालते तो हम कैसे भेज देंगे ईवीएम वहां पर। चुनाव आयोग ने कांग्रेस से 15 मई तक अब जवाब मांगा है, लेकिन चूंकि कुछ लोगों के दिमाग में ईवीएम बैठा हुआ है तो उनको विरोध करना है। तो भाई अरे साउथ अफ्रीका भेजे थे उसी से अब चुनाव करा लिया, पता नहीं क्या हो। अरे भाई साउथ अफ्रीका में ईवीएम से वोटिंग ही नहीं पड़ती, चुनाव आयोग कह रहा है, आप कह रहे हैं वहां भेज दिए। गजब माहौल चल रहा है इस देश के अंदर और फिर कहा जाता है कि हिटलर कोई और।